स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ यहाँ हमारा चलता रहेगा और आप लोग इससे सामान्य रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देख लें, पूरे क्वेश्चन को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे संकलन दिया गया है। तो यहाँ पे ये टेस्ट नंबर हमारा 1 है और इसको हम लोग शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन के रूप में टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत जो होता है वो अक्षय ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाले से आता है। तो जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गया, समुद्र ज्वारीय भाटा हो गया, ये सब अक्षय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो इसका कितना प्रतिशत योगदान भारत में होता है ऊर्जा क्षेत्र में। तो इसका सबसे पहला जो पहला का क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 21%। और यहाँ पे देख लीजिए अक्षय ऊर्जा से आता है 21% और सबसे ज़्यादा है थर्मल ऊर्जा से 24% और नाभिकीय ऊर्जा से 2% और हाइड्रो पावर से 13% यहाँ पे योगदान इसका है। दूसरा क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से। देखिए चैलेंजर गर्त मरियाना ट्रेंच का एक सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई है केथी सुलिवान बानी है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये वर्ना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ना तथा मूसी किसकी सहायक नदियां हैं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की। वर्ना, मूसी, कोयना और दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। चौथे नंबर क्वेश्चन में आइए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित और भी प्रमुख मरुस्थल है वो हैं ग्रेट विक्टोरिया, तनामी और गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल, जिसमें से गिब्सन बहुत बार पूछा जाता रहा है और ग्रेट सैंडी आप लोग याद रखिएगा, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये पांचवा में, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है इसका। नेक्स्ट है ये 6 में, भारत का प्रधानमंत्री, देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पे ऑप्शन है चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें निर्वाचित मार देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे चयनित भी मार देते हैं, लेकिन इसका आंसर सब जो सही है वो नियुक्त होता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है और नियुक्त कौन करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर नियुक्त होता है। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट आई 8वां नंबर में, बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 को। और मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। याद रखिए संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, बोरा संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है, तो कौन सा भाग है वो। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां भाग। संविधान के 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है
जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। 11 नंबर में आइए, 11 नंबर बोल रहा है कि वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। देखिए वन्य जीव का जो संरक्षण है वो ये मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस में आता है आपका 51 क में जो है वो मौलिक कर्तव्य के रूप में इसका वर्णन किया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसमें 48 ए में आता है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य 51 क में जो है इसमें आता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 48 ए में है वन्य जीव का संरक्षण इसमें आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों। और वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। 12 नंबर में आइए, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। तो पंचायती राज संस्थान का बोल रहा है, तो यहाँ पे अनुच्छेद ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। और संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है, तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर करवाया जाना अनिवार्य होता है। तो संविधान में अनुच्छेद 243 के ई के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व इसको चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 15 नंबर में ये किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, और इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, 16 में बोल रहा है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्नालाल घोष का बांसुरी से इनका संबंध है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है, और इस वाद्य यंत्र से संबंधित और भी प्रमुख व्यक्ति हैं जिनमें हरि प्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसाद, ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, 17 नंबर बोल रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मई को। और याद रखिएगा कि प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, तो दुनिया का पुलिसमैन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को कहा जाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद को, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल को। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, बोल रहा है कि मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 भागों में। और वो 7 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां जो था वो सभासद था। तो ये 7 याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1897 ईस्वी को।
बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। या ठीक है। और यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा कि आत्मीय सभा का पूछता है कि किसने स्थापना किया था, तो आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय ने, वेद समाज का केशव चंद्र सेन ने, शारदा सदन का रामाबाई और विश्व भारती का रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे और इनके शासनकाल में कुछ और अधिनियम और लाया गया था और उसमें से कुछ और भी प्रमुख गवर्नर जनरल हैं जिनके कार्यकाल में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम लाया गया था, जैसे कि शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम वेलेजली के कार्यकाल में लाया गया था और सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा, और शारदा एक्ट जो था वो लॉर्ड एडविन के समय आया था और दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो ने लगाया था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह जो कथन है वो है ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता था। नेक्स्ट आइए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कौन सा इसमें क्रम है सही, वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले संगम, उसके बाद सुलुभ, तुल्लुभ और फिर अराविडु। और विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय, वो किस वंश से संबंधित था ये पूछता है, तो वो तुल्लुभ वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब ने। और ये जो आदेश था वो 1669 को दिया था, यानी 1669 को दिया था और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और इसके सूबों की संख्या जो थी सर्वाधिक थी, 20 थी। 25 नंबर में आइए, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से विद्रोह किस किस राज्य में हुए हैं और कौन इसमें सही नहीं है। तो 25 का देखिए, इसमें जो चुआर विद्रोह जो है वो सही नहीं है। चुआर विद्रोह आपका झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल में हुआ था, तो याद रखिएगा चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था, फकीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में और तेभागा विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में और कुका विद्रोह जो है वो पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो यहाँ पे लखनऊ में दबाने वाला पूछ रहा है, तो 26 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वो बेगम हजरत महल ने किए थे, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक जो था वो कैंपबेल था। 27 नंबर में ये किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो था ऑप्शन बी गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था और सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने ही लिखी थी। 28 नंबर में आइए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5 मार्च 1931 को।
ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को यह पैक्ट पे समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, और इसी पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के कुछ मुख्य जो बातें हैं वो है कि दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, और भारतीयों को फिर से मिली नमक बनाने का हक मिल गया, और आंदोलन के दौरान हुए त्याग पत्र किए गए और स्वीकार कर दिए गए, और आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटा दी गई। 29 नंबर में ये यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये भी कई बार पूछता है। तो यूएनडीपी तो यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 ईस्वी को। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का जो नेतृत्व किए थे वो महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था, और पहली बार प्रकाशित 1990 में किया गया था। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुराम जी राजन, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट आइए 31 में आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो आल्प्स पर्वत जिस क्षेत्र में विस्तृत है उससे संबंधित देश कौन से हैं? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी, यानी कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक जो है वो आल्प्स पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट आइए धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो धान से जो निकलती है गैस वो है ऑप्शन बी मीथेन गैस निकलती है। वैसे धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा कौन से इसमें है। तो इसमें केवल मीथेन दिया गया है तो केवल मीथेन हो जाएगा। 33 में आइए निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो पारा होता है, इसीलिए इसको टेम्परेचर में मेजर करने के लिए थर्मामीटर में इसको डाला जाता है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन से, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाता है, तो ये एक संलयन करता है, तो इसीलिए इसका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पायस का। पायस के जगह कहीं कहीं इमल्सन लिखा रहता है, जो कि इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है। तो याद रखिएगा इमल्सन पायस दोनों एक ही चीज़ है। और पायस क्या होता है? यह जो होता है यह 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। 36 में ये एक्वा रिजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर बनाया जाता है? ये याद रखिएगा एक्वा रिजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी HCl और HNO3 को मिला करके एक्वा रिजिया बनाया जाता है। और किस किस अनुपात में होता है ये? तो ये HCl और जो HCl होता है HNO3 और HCl होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका अनुपात लेंगे तो HNO3 का 3 और HCl का 1 अनुपात लिया जाता है, ठीक है। यानी HNO3:HCl = 3:1 अनुपात में इसको मिलाया जाता है। यानी कि अगर HCl 100 ml मिलाएंगे तो HNO3 हमको 300 ml मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 37 में शक्ति का मात्रक इसमें से कौन सा है? तो शक्ति यानी कि पावर का मात्रक कौन सा है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाट होता है। और कहीं कहीं इसको जैसे शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है तो जूल पर सेकंड भी लिखा जाता है, और जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है। 38 नंबर में ये बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गति के नियम से। द्वितीय गति नियम क्या बोलता है? तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर में
बोला डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व यहाँ पे पूछ रहा है, तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव जो है वो अजैविक घटक नहीं है, यह जैविक घटक होता है। 42 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन नहीं है। तो 42 का जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन बी, पपीते का पीले रंग का कारण सोलेनिन है। देखिए यहाँ पे पपीते का वनस्पतिक नाम जो होता है वो कैरिका पपाया होता है। याद रखिएगा, पपीता का साइंटिफिक नेम जो होता है, बोटनिकल नेम जो होता है वो कैरिका पपाया होता है, और इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का स्रोत होता है। 43 में आइए, निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो ये बताइए रक्त में कौन सा नहीं पाया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो 43 का यहाँ पे आइए, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा है जो कि 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का जमने में उपयोगी होता है, जबकि रक्त में ये नहीं पाया जाता। रक्त में जो पाया जाता है वो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु जो होता है वो पाया जाता है यानी कि प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। तो 44 का जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 सितंबर 1931 को। और इसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था, और यह आयोजन जो था वो असफल रहा था। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में, बोरा 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो 1942 में ये तो बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया था विनोबा भावे को, और दूसरा जो था वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, और 1940 ईस्वी में यह किया गया था। और इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था, और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट है 47 में, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो 47 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, और इसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज का रूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट है 48 नंबर में, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो गया है? यहाँ पे इस क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो महारत्न कंपनी जो पहले 10 था वो अब 11 हो गए हैं, और नवरत्न कंपनी याद रखिएगा 13 हो गया। नवरत्न कंपनी शायद 13 हो गया। एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। महारत्न कंपनी यहाँ पे 11 हो चुके हैं, और नवरत्न कंपनी 13 हो चुके हैं। एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, देख करके चेक कर लीजिएगा आप लोग। 49 नंबर में आइए, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में
जो होता है परिवर्तन वो ग्लाइकोलिसिस इस परिवर्तन को कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज का निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर में 50 नंबर बोल रहा है कि पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो किंगडम है वो जलीय है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा शैवाल। पादप जगत में पूछ रहा है तो पादप जगत में शैवाल जो है यानी कि एल्गी जो है वो जलीय है। शैवाल के जननांग जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये टेस्ट नंबर 1 है और उम्मीद करते हैं कि ये आपका सामान्य अध्ययन का टेस्ट बहुत उपयोगी होगा। इसी तरह का टेस्ट पाने के लिए आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।